हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीए सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 5 का बीबीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो लगभग एग्जाम में हर बार आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे यदि आप BBMKU से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, समुदाय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। जे समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो हमें समुदाय की संकल्पना को स्पष्ट करना है और जैव समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का विवरण देना है। तो यह क्वेश्चन इस तरह भी से पूछा जा सकता है कि जैव समुदाय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और जैव समुदाय की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलते हम लोग इसका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका हेडलाइन दे देते हैं, ठीक है। जैव समुदाय की परिचय दे देते हैं या जैव समुदाय की परिभाषा दे दीजिएगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों के समूह को समुदाय अथवा जैव समुदाय कहा जाता है। तो जब एक भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहाँ विभिन्न जातियों का समूह पाया जाता है, तो उसी समूह को समुदाय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक समष्टि अर्थात अलग अलग जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, जो आपस में रहकर पारिस्थितिक तंत्र में समुदाय का निर्माण करती है। तो जब एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, वहाँ बहुत सारे जीव जंतुओं की जातियाँ पाई जाती है, अलग अलग जातियाँ के समूह पाए जाते हैं। तो उसी समूह को मिलाकर एक समुदाय का निर्माण होता है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा समुदाय का परिचय। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्लार्क के अनुसार। तो यदि हम इस प्रकार दे देते हैं कि यदि हम समुदाय की परिभाषा या परिचय दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद यदि हम किसी 2 या 4 विद्वान की स्टेटमेंट दे देते हैं कि समुदाय के बारे में उनका क्या कहना है, तो इससे हमारा आंसर और परफेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। क्लार्क के अनुसार, किसी प्राकृतिक क्षेत्र में निवासित तथा परस्पर समायोजन करने वाले पादप व जंतुओं के समूह को पादप समुदाय कहा जाता है, यानी समुदाय कहा जाता है, ठीक है। तो यह क्लार्क के अनुसार था। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मैकनॉटन। मैकनॉटन का मानना है कि किसी स्थान तथा समूह में साथ साथ जीवन यापन करने वाले समष्टियों के समूह को समुदाय कहा जाता है। तो जब एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी निश्चित स्थान में या किसी स्थान में बहुत सारे जीव जंतु एक साथ जीवन यापन करते हैं, तो उसी के समूह को समुदाय कहा जाता है। तो यह मैकनॉटन का कहना था, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समुदाय की विशेषता, ठीक है। तो हम लोग समुदाय की विशेषता देखते हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो एक नंबर में हम लोग देखते हैं समुदाय की संरचना। तो जो समुदाय की विशेषता है उसमें एक नंबर में है समुदाय की संरचना। समुदाय का आकार लघु तथा विशाल दोनों हो सकता है। विशाल समुदाय जैसे वन, रेगिस्तान आदि जो कई किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। लघु समुदाय जैसे तालाब, दलदल आदि एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो जो समुदाय की संरचना होता है यानी समुदाय की विशेषता होता है, वह 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। एक तो बड़ा समुदाय हो सकता है और एक छोटा समुदाय हो सकता है, यानी एक लघु समुदाय हो सकता है और एक विशाल समुदाय हो सकता है। विशाल समुदाय की बात करें तो रेगिस्तान एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला होता है, ठीक है। तो ये हमारा विशाल समुदाय हो गया। और लघु समुदाय की बात करें तो तालाब, दलदल ये एक छोटे पारिस्थितिक तंत्र में ही निश्चित क्षेत्र में ही सीमित होता है। तो ये हमारा लघु समुदाय हो गया, ठीक है। तो यह था हमारा समुदाय की संरचना यानी समुदाय की विशेषता, ठीक है, एक विशेषता था। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा विविधता। समुदाय की जातियों में विविधता या विविधता पाई जाती है। यह विविधता भौतिक वातावरण के कारण होता है। जिन क्षेत्रों पर वर्षा की उचित मात्रा, तापमान व अनुकूल जलवायु होती है, वहाँ के समुदाय के जीव जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वन समुदाय में अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि मरुस्थल में कम जैव विविधता पाई जाती है। तो जो विविधता होता है, ठीक है, जहाँ जीवों के रहने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं होती है, जहाँ जीवों के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध होती है, वहाँ विविधता अधिक पाई जाती है, ठीक है। और जहाँ जीवों के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं होती, वहाँ जैव विविधता कम पाई जाती है। जैसे यदि कहीं किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है, वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ जैव विविधता जो होगा वहाँ अधिक पाया जाएगा। वही बात करें कि रेगिस्तान क्षेत्रों में, तो वहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ जीवों के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ विविधता, यानी समुदाय के बीच विविधता पाया जाता है। चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा प्रभाविता, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो प्रत्येक समुदाय में विभिन्न जीव जातियां पाई जाती है, जिसमें केवल कुछ ही जीव अपने संख्या, क्रिया एवं आकार द्वारा समुदाय का निर्माण कर पाती है। प्रत्येक जातियां किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है।
उदाहरण के लिए घास कई जीवों का आहार होता है। यदि यह समाप्त हो जाएगा तो कई जीवों की संख्या प्रभावित हो जाएगी। तो प्रभावित की बात करेंगी तो एक पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी होते हैं, ठीक है। यदि एक जीव मर जाएगा तो दूसरा जीव भी उसके कारण मर सकता है। जैसे घास बहुत सारे जीवों का आहार होता है, यदि घास समाप्त हो जाएगा तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संक्रांति क्षेत्र, इकोटन क्षेत्र, ठीक है। प्रत्येक समुदाय के बीच एक संक्रांति क्षेत्र या इकोटन पाई जाती है, जो दो समुदायों की क्षेत्रीय सीमा होती है। इस क्षेत्र में दोनों समुदायों के जीव जंतु संयुक्त रूप से रहते हैं, इस कारण यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो संक्रांति क्षेत्र जो होता है ना, इकोटन क्षेत्र, तो इधर हम लोग देख सकते हैं जीव जंतु है, ठीक है, चित्र में, और ये स्थलीय भाग है और एक है जलीय भाग। तो जो आधा स्थलीय और आधा जलीय भाग के बीच क्षेत्रों में जो जैव विविधता होगा वहाँ अधिक पाया जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, कुछ जलीय भागों के पाए जाएंगे और कुछ स्थलीय भागों के, ठीक है। तो इसे हम इकोटन क्षेत्र या संक्रांति क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पोषण संरचना। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वह है पोषण संरचना, ठीक है। यानी जो समुदाय की विशेषता है उसमें एक पोषण संरचना भी आता है। प्रत्येक समुदाय में पोषण स्तर के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो एक समुदाय होता है, ठीक, उसमें मतलब पोषण स्तर की संरचना पाया जाता है। जैसे उत्पादक होता है, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना हुए भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा हमारा है कि समुदाय में उपभोक्ता पाए जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय, बकरी, हिरण आदि, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे शाकाहारी होते हैं, यानी घास और पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। तो सभी मांसाहारी जानवर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे यहाँ हो गए लोमड़ी, शेर आदि। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो मनुष्य तथा बाज। तृतीयक उपभोक्ता जो होता है वह सर्वाहारी होता है, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खा जाता है, ठीक है। और चौथा बात करें अपघटक, तो जब कोई जीव मर जाता है, जीव जंतु, तो उसका अपघटक होता है, जिसमें कवक, बैक्टीरिया आदि शामिल होते हैं, ठीक है। वे जीव को अपघटक करने में मदद करते हैं। तो अब इसे नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है। समुदाय की जो है, समुदाय में पोषण संरचना भी होता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा निश्चित भूभाग, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा है निश्चित भूभाग है। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र होना चाहिए। अधिकतर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। निश्चित भूभाग पर रहने से उसमें एकता या दृढ़ शक्ति बनी रहती है। तो जो एक जीव के लिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। जीवों के लिए एक निश्चित क्षेत्र होता है, इससे उसमें दृढ़ शक्ति बनी रहती है, ठीक है। यदि किसी जीव को दूसरे स्थान से कहीं कहीं दूसरे स्थान ले जाएंगे तो उससे वह जीव दृढ़ शक्ति कम हो जाएगी और जीव मर सकता है, ठीक है। तो एक निश्चित भूभाग होने चाहिए, उसके रहने के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, इससे मतलब उसमें दृढ़ शक्ति बनी रहती है, ठीक है। तो समुदाय के बीच निश्चित भूभाग जो है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिस्पर्धा, ठीक है। बहुत सारे समुदाय के जीव एक ही तरह के जीवों और वनस्पतियों को खाते हैं, अतः प्रत्येक जीव सबसे पहले खा सके इसलिए उन्हें प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करना पड़ता है। तो जो एक समुदाय होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं और एक ही तरह के जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें उनके बीच यह प्रतिस्पर्धा रहता है कि मैं सबसे पहले खा सकूं, ठीक है, ताकि कोई खा ना सके। इसलिए उसमें कंपटीशन करना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा है अंतर्निर्भरता। तो जो समुदाय है उसमें अंतर्निर्भरता पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक समुदाय के जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात तो वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसे अंतर्निर्भरता कहा जाता है और यह गुण लगभग प्रत्येक समुदाय में पाया जाता है। तो अंतर्निर्भरता लगभग समूह समुदाय में पाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, तो हम लोग इतना पॉइंट विशेषताएं देने के बाद हम लोग अंत में निष्कर्ष देंगे। तो निष्कर्ष देने से हमारा आंसर और परफेक्ट बन जाएगा। उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि प्रत्येक समुदाय के जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा उन्हें जीवित रहने के लिए काफ़ी प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। तो प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, और उन्हें जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। जैसे शाकाहारी जो जानवर होते हैं उन्हें घास खाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। घास क्षेत्रों में जानवर छुपे रहते हैं मांसाहारी, तो वे उन्हें खा सकता है, ठीक है। तो उन्हें यह प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है कि वे जल्दी खा सके और वहाँ से जा सकें, ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स के सारे नोट्स करवा रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।